हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 26 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। लेट्स सी व्हाट टुडेस न्यूज़पेपर टॉक्स अबाउट। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम केरला। सो व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, हम बात करते हैं मुल्ला पेरियार डैम की। तो थोड़ा सा मुल्ला पेरियार डैम के बारे में समझ लेते हैं कि मुल्ला पेरियार डैम है क्या। ठीक है, थोड़ा उसका बेसिक समझ लो। सो मुल्ला पेरियार डैम इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ टू रिवर्स। जहां दो रिवर्स मिलती हैं वहां पर मुल्ला पेरियार डैम बना हुआ है। तो दो रिवर्स का नाम है मुल्लियार, है ना, एंड दी अनदर रिवर इज पेरियार। ठीक है, ये दो रिवर्स का जहां कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां पर ये डैम बना हुआ है। ठीक है, और ये डैम जो है ये केरला की साइड है, मतलब इट्स सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, बट इट इज ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। क्योंकि 200 साल पहले अराउंड ब्रिटिशर्स ने ये डैम बनाया था, एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी करके तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को ये हैंड ओवर कर दिया। तो इसलिए तमिलनाडु के पास कम से कम 199 ईयर्स का लीज है। ठीक है, तो लीज है इनके पास अभी। तो मुल्ला पेरियार डैम को भी मेंटेन्ड और ऑपरेट जो है तमिलनाडु करता है, बट इट्स सिचुएटेड इन दी लैंड ऑफ, इन दी स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, केरला में कहां पर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, इडुकी डिस्ट्रिक्ट में। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, पेरियार रिवर जो है इट्स द लॉन्गेस्ट रिवर, इट्स द लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला। ठीक है, केरला की है लॉन्गेस्ट रिवर, यहां बोल सकते हैं केरलाज लॉन्गेस्ट रिवर, केरला's longest river. Okay, and it's around 244 kilometer, also known as the lifeline of Kerala. ठीक है, पेरियार। मूविंग, अब देखते हैं हुआ क्या, इशू क्या था, व्हाट हैपन। क्योंकि हमेशा से जब पेरियार रिवर का, पेरियार पे जो डैम बना हुआ है, मुल्ला पेरियार डैम बना हुआ है, तो लास्ट लास्ट टाइम भी इन ईयर 2018 में 17 में जब इसके गेट खोले गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्लड आ गया था केरला में, बहुत ज्यादा फ्लड आया था। अब उसी चीज को लेकर केरला और तमिलनाडु के बीच में हमेशा फाइट रहती है। केरला बोलता है कि मुल्ला पेरियार डैम इतना पुराना है कि उसको फिर से बनाना पड़ेगा। तमिलनाडु बोलता है नहीं नहीं, हमारे इंजीनियर से चेक किया और वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो टूट नहीं सकता। लेकिन केरला का यही कहना है कि भैया एक बार टूट गया, गलती से भी टूट गया ना, तो हमारे आधे आधा केरला जो है वो डूब जाएगा। जिसके चलते आप प्लीज उसको मेंटेन करके रखिए, उसको रेनोवेट कराते रहिए। लेकिन तमिलनाडु कह रहा है कि नहीं, हमारे इंजीनियर से चेक किया वो बिल्कुल सही है। अभी जो लड़ाई है वो लड़ाई है कि मुल्लार पेरियार डैम में कितना वाटर होना चाहिए, कितने लेवल ऑफ वाटर होना चाहिए। केरला ने बोला है कि भैया जो लेवल ऑफ वाटर है शुड नॉट बी अबव 139 फीट, 139 फीट के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वहीं तमिलनाडु ने बोला है कि भैया अगर हम अभी चेक करेंगे ना तो 137.2 फीट पर वाटर अभी है। मतलब आप जो केरला एलिगेशन लगा रहे हैं 139 के ऊपर निकल गया, होना 139 फीट से नीचे चाहिए, लेकिन रियलिटी में तमिलनाडु बोला कि भाई रियलिटी में तो 137 है। इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइजरी कमिटी जो कि मुल्ला पेरियार डैम पे बनी हुई है, बोला है कि आप जल्दी से जल्दी बता दो पैनल को, जल्दी से जल्दी बता दो कि मैक्सिमम वाटर लेवल कितना होना चाहिए in the Mulla Periyar Dam. That's what Supreme Court says. Okay. Moving further, so what happened? So will postpone NEET PG counseling says center. So हुआ क्या? Center ने, sorry guys. So what happened? अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने एक एक स्टेप लिया था, और नीट पीजी में उन्होंने बोला कि 27% रिजर्वेशन टू दी ओबीसीज एंड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास रहेगा फ्रॉम दी ऑल इंडिया कोटा से, है ना। ऑल इंडिया कोटा में 10% रिजर्वेशन और 27% रिजर्वेशन ओबीसी और ईबीसी के लिए दिया जाएगा रिस्पेक्टिवली। अब इस ये जो इशू है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो इशू था ये गया कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में जो आपने बोल रखा है 8 लाख की इनकम, वो अभी क्लियर नहीं है। तो ये चीज अभी इशू है जो वो सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है, प्लीज जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ी हुई है। एग्जाम हो चुका है नीट का, पीजी का, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अश्योर किया है टू द सुप्रीम कोर्ट कि आप परेशान मत होइए, जब तक इशू रिजॉल्व नहीं होता हम लोग नीट पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। रिजल्ट हम पब्लिश कर देंगे, बट एडमिशन प्रोसीजर, मतलब काउंसलिंग मतलब एडमिशन प्रोसीजर का पहला स्टेप होता है, तो वो चीज हम स्टार्ट नहीं करेंगे। दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज, सेंटर सेज टू द सुप्रीम कोर्ट। मूविंग फर्दर,
हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। सो वी डायरेक्टली मूव टू दी स्टेट पेज। अच्छा, ये वाला जो इशू है ना, इसमें ये बोला जा रहा है कि पंजाब में आपने जो बीएसएफ का जुरिडिक्शन जो बढ़ा दिया, पहले बीएसएफ का जुरिडिक्शन पहले कितना था 15 किलोमीटर, अब आपने कितना कर दिया 50 किलोमीटर, है ना। मतलब जैसे कि ये पंजाब है और यहां पर लगता है क्या पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, तो भैया पंजाब के 50 किलोमीटर तक अब बीएसएफ का जुरिडिक्शन रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन नहीं रहेगा। और बीएसएफ जो है वो क्या है, पैरा मिलिट्री फोर्स है, जो कि होम मिनिस्ट्री कंट्रोल में आती है, यूनियन होम मिनिस्ट्री कंट्रोल में रहती है ये, ठीक है। तो अब बीएसएफ का जुरिडिक्शन 50 किलोमीटर तक रहेगा, पहले 15 था, प्रीवियसली 15 था, एट प्रेजेंट 50 है। मूविंग फर्दर on the next state page, what happened? So महाराष्ट्र ने from the first wave, since the first wave, अभी तक का सबसे लोएस्ट सिंगल डे काउंट रिकॉर्ड किया है, मतलब सबसे कम केस निकले इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कितने? सिर्फ 889 एज कंपैरिजन टू द रिकवरी रेट। रिकवर कितने हुए? 1586 रिकवर हो गए, ठीक है। ये चीज बताई गई। मूविंग फर्दर, सो कोल के डिसरप्शन से, मतलब कोल सप्लाई के डिसरप्शन से गुजरात के फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पा रही, जिसके चलते आरएसएस विंग का जो आरएसएस का जो फार्मर्स विंग है, राष्ट्रीय और भारतीय किसान संघ, उसने सेवरल अपोजिशन एमएलएस के साथ मिलकर अथॉरिटीज को लेटर लिखा है कि भैया पावर सप्लाई जो है फार्म सेक्टर में जो है वो फिर से स्टार्ट कर देनी चाहिए, रिस्टोर कर देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या है? इशू है कि बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन ऑफ द कोल सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट नहीं हो पा रही, जितनी डिमांड है उसकी। सप्लाई है नहीं कोल की, तो डिमांड उतनी हो ही नहीं पा रही। जब डिमांड नहीं हो पा रही तो ऑब्वियस सी बात है डिसरप्शन क्रिएट होगा। तो वही जो गुजरात के फार्मर्स को बहुत ज्यादा पावर सप्लाई की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मूविंग फर्दर, so there is no threat to मुल्ला पेरियार डैम। so what happened? so केरला में बहुत न्यूज फैल रही है कि मुल्ला पेरियार डैम जो है ये खराब हो चुका है और ये टूट जाएगा, जिससे केरला में फ्लड आ जाएगी। इसके रिटेलिएशन में जो केरला के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन ने बोला कि भैया परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। ये जो लोग भी ये सारी बातें अफवाहें फैला रहे हैं ये गलत है। ये अफवाह फैलाने वाली ये देयर इज नो थ्रेट टू दी मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम को कोई भी थ्रेट नहीं है। ये अच्छा है केरला के चीफ मिनिस्टर ने कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि मुल्ला पेरियार डैम को कोई थ्रेट नहीं है। और तमिलनाडु और कर्नाटक गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं टू रेगुलेट दी वाटर लेवल इन दी मुल्ला पेरियार डैम। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी भी पर्सन को। मूविंग फर्दर, सो अच्छा ये जो इशू है ना, सो अभी हुआ क्या, अभी एक टेम्पल बन रहा है जिसका नाम है लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल। कहां पर? इन दी स्टेट ऑफ तुम्हारा तेलंगाना। तेलंगाना में एक टेम्पल बन रहा है, इसका नाम है लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल। अब ये लक्ष्मी, ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि हमारे आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन भी क्योंकि अभी अयोध्या में भी राम टेम्पल बन रहा है। सो देखा जाए तो बहुत सारे टाइप के आर्किटेक्ट होते हैं, टेम्पल आर्किटेक्ट है, देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्ट, टेम्पल आर्किटेक्ट, बट प्रीडोमिनेंटली इंडिया में दो टाइप के बहुत ज्यादा मिलते हैं। एक होता है नागारा, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज नागारा स्टाइल, जिसको बोलते हैं नागारा स्टाइल, एंड द अनदर वन इज द्रविडियन स्टाइल, ठीक है, द्रविडियन स्टाइल। और जो द्रविडियन स्टाइल है ये आपको मिलता है साउथ इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडिया में। और जो नागारा स्टाइल है वो मिलता है आपको इंडिया में। अगर आपने कभी नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स देखे होंगे, जैसे अक्षरधाम टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल कैसा होता है? ऐसा, है ना, ऊपर क्या रखा होता है? कलश, ठीक है, यही होता है, ऐसे होता है टेम्पल हमारे यहाँ। लेकिन वहीं तुम, ये होता है नागारा स्टाइल, जहां पर ऊपर कलश रखा होता है ना, वो होता है नागारा स्टाइल। द्रविडियन स्टाइल जो टेम्पल्स होते हैं उनका जो आर्किटेक्ट है, उनका आर्किटेक्ट क्या है? स्टार्टिंग में क्या होता है? गोपुरम मतलब एकदम मेन एंट्रेंस ऐसे बना रहता है गोपुरम। तुमने कभी देखा होगा तो ऐसी बिल्डिंग होती है, बस छोटा सा गेट होता है और यहाँ पर बेसिकली बहुत डिफरेंट स्टाइल और बहुत ज्यादा स्टेच्यूज बने होते हैं बहुत छोटे छोटे। फिर आगे जाके क्या बना होता है? विमाना। विमाना भी ऐसा होता है, ऐसा विमाना ऐसा होता है। अगर आपने कभी तिरुपति टेम्पल देखा होगा, ठीक है, तो इसमें देखना तो विमाना ऐसा होता है। गोपुरम ये है, मतलब द मेन एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, एंड द मेन सैंक्टम सैंक्ट्रम जो जहां पर होता है, मतलब गर्भगृह जिसको बोलते हैं ना, गर्भगृह कहां होता है? विमाना में।
ठीक है, तो वही चीज बताई गई। तो साउथ का टेम्पल जैसे ये वाला जो अगर इसमें एज दिख रही होगी, सो दैट दिस इज व्हाट, दिस इज आपका विमाना। और ये जो पीछे दिख रहा है आपको छोटा सा जो एंट्रेंस होती है उसको बोलते हैं गोपुरम। ठीक है, जो मेन एंट्रेंस होता है गेट का। सो अब ये टेम्पल जो है, ये टेम्पल में गोपुरम और विमाना दोनों में गोल्ड चढ़ाया जाएगा। क्या? गोल्ड चलाया जाएगा। जैसे आपने गोल्डन टेम्पल देखा होगा जिसका रियल में हरमिंदर साहिब टेम्पल है। तो गोल्डन टेम्पल में गोल्ड जो है, लिक्विड गोल्ड चढ़ा हुआ है 24 कैरेट का। तो वही विमाना और तुम्हारा गोपुरम में जो लिक्विड गोल्ड है वो चढ़ाया जाएगा। और उसके लिए कितना, ऑफिशियल्स ने बोला अराउंड 125 kg ऑफ गोल्ड की जरूरत है। तो अब वो डोनेशन से मिलेगा, मतलब पब्लिक डोनेट करेगी। और चीफ मिनिस्टर भी डोनेट किया। और बहुत अच्छा, ऐसा भी नहीं है, साउथ में बहुत रिच लोग होते हैं और रिच भी नहीं होते ना, तो मेजोरिटी जो होते हैं जो लोग, वो बेसिकली ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, टेम्पल्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। सो तो दे डोनेट, नॉर्थ इंडियन की तरह नहीं होते। हाँ, वो डोनेट करते हैं, होता नहीं, डोनेशन उनका ज्यादा रहता है। तो हाँ, दे डोनेट टू द टेम्पल्स, टू दी टू द आर्किटेक्ट ऑफ द टेम्पल्स, फॉर मेकिंग ऑफ द टेम्पल्स, बहुत ज्यादा डोनेट करते हैं। तो वही है। हाँ, एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जो पहला टेम्पल था जिसमें गोल्ड प्लेटिंग की गई थी वो था हरमिंदर साहिब। तो कंफ्यूज मत होना, हरमिंदर साहिब इज सेम एज आपका आपका गोल्डन टेम्पल। रियल में हरमिंदर साहिब है, तो गोल्डन टेम्पल इसलिए से बोलते हैं हम लोग क्योंकि उसमें गोल्ड की प्लेटिंग की गई है, गोल्डन टेम्पल। एंड इसको बनाया किसने था? रंजीत सिंह ने। ठीक है, तो इतना याद रखना, रंजीत सिंह जो कि आपके पंजाब रीजन के किंग रहे थे एक समय पे। मूविंग फर्दर, तो आज के एडिटोरियल की हम बात करें तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अ रिमाइंडर दैट इंडिया स्टिल ट्रेल्स इन हंगर फाइट। इसको अपन पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे अपन ने पढ़ा हुआ है ये वाला इशू, लेकिन फिर से अपन इसको डिस्कस करेंगे। द सेकंड वन इज अ रीजन ऑफ राइजिंग इंटॉलरेंस। इसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो इट्स अबाउट कि साउथ एशियन रीजन में जो इंटॉलरेंस दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उसको अपन पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज अ बबल ऑफ ट्रस्ट अप्रोच। इसका अपन ओवरव्यू लेने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस द फर्स्ट एडिटोरियल। हमारा जो पहला एडिटोरियल है, अ रिमाइंडर दैट इंडिया स्टिल ट्रेल्स इन हंगर फाइट। तो समझते हैं भाई ये एडिटोरियल है क्या। देखो, रिसेंटली अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई। और ग्लोबल इंडेक्स की रिपोर्ट जो है पब्लिश कौन करता है? रिलीज बाय दी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ, ये ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा समझाया गया है, वैसे समझाया गया है। और इस बार जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो इंडिया में रैंक है वो है 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। और देखा जाए तो इंडिया के लिए रैंक ह्यूमिलेटिंग है। रीजन बीइंग क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका बेटर परफॉर्मेंस है एज कंपेरिजन टू द इंडिया एज अ कंट्री इन दी एलिमिनेटिंग दी हंगर, है ना। और जो हंगर है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो कंपेरेबल है, 4 ईयर में कंपेयर किया जाता है। जैसे 2000 से 2000 आपका, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, या इट्स कंपेरेबल। तो 2000 2000 2006, फिर 2000 और 2006 को कंपेयर किया गया, 2012 से 2021 को कंपेयर किया गया, तो कंपेरेबल है। लेकिन इंडिकेटर्स हमेशा कभी कभी चेंज होते रहते हैं। तो देखा जाए तो रियलिटी में कंपेयर तो अपन नहीं कर सकते क्योंकि इंडिकेटर्स चेंज होते हैं। इस बार जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया उसमें 4 कंपोनेंट्स लिए गए। पहला कौन सा था? इट्स अबाउट द अंडर नरिशमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं कि लेस कैलोरी इनटेक, ना कैलोरी कम मिल रही है। फिर दूसरा क्या है? चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है कि, हाँ, चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है कि भैया जो चाइल्ड है ना, चाइल्ड बहुत पतला है, मतलब बहुत थिन है एज कंपैरिजन टू हिज एज। फिर आता है चाइल्ड स्टर्निंग। और चाइल्ड स्टर्निंग का मतलब क्या होता है? इट्स टू शॉर्ट, मतलब हाइट इतनी ज्यादा नहीं है एज कंपैरिजन टू हिज एज। देन चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब अंडर द एज ऑफ 5 कितने बच्चों की डेथ होती है आउट ऑफ 1000 बच्चे, ये होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो भैया अब इस इंडेक्स में 1/3 और 1/3 जो है वो फर्स्ट और फोर्थ कंपोनेंट फोर्थ, थर्ड और फोर्थ कंपोनेंट ले जाते हैं। मतलब अंडर नरिशमेंट 1/3 उसका पोर्शन रहता है, अंडर नरिशमेंट का, चाइल्ड मोर्टेलिटी का 1/3 रहता है, और चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टर्निंग का 1/6 रहता है। ठीक है, ये चीज बताई गई। देन ऑथर ने जो बताया वो यही बताया कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो बनाया गया वो गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा था। क्योंकि जो हमने आपका डेटा लिया, ये वाला अंडर नरिशमेंट वाला, अंडर नरिशमेंट तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो भाई उसमें सारी कंट्रीज का दिया होगा तो इंडिया का भी दिया होगा, है ना। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि भाई हमने चाइल्ड स्टर्निंग और चाइल्ड आपका वेस्टिंग का लिया। तो चाइल्ड स्टर्निंग और चाइल्ड वेस्टिंग दोनों का जो डेटा है वो क्या है आपका, वो हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डेटा से लिया। और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी का है वो भी हमने इंटरनेशनल, मतलब यूनाइटेड नेशन वाला, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड डेवलपमेंट
वाले उससे उसी ऑर्गेनाइजेशन से हमने डेटा लिया चाइल्ड मोर्टेलिटी का। हाँ, चाइल्ड मोर्टेलिटी में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, इस सिर्फ अकेला इंडिकेटर है, इसमें इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो इंडेक्स बनाया गया, ग्लोबल इंडेक्स बनाया गया, जिसमें इंडिया की रैंक 101 है आउट ऑफ 116 कंट्रीज, वो डिवॉइड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अनसाइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज की गई है। तो देखा जाए तो इसमें इंडिया गलत नहीं है, वो समझ में आएगा, गलत वैसे नहीं, क्योंकि देखो, हम बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ना, वो अंडर नरिशमेंट बताता है, अंडर न्यूट्रिशन बताता है ना, माइक्रो न्यूट्रिशन लेवल बताता है, हंगर नहीं बताता, भूखमरी नहीं बताता। ये बताता है कि भाई न्यूट्रिशन लेवल कितना कम है चाइल्ड में, ह्यूमंस में। एक भूखमरी और न्यूट्रिशन फूड ना मिलना, दे आर द टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज जस्ट व्हाट, इट्स अ इंडिकेटर टू चेक द अंडर नरिशमेंट, एंड इट्स नॉट एन इंडिकेटर टू चेक द हंगर। तो भैया इंडिया में हम लोग इस इशू से डाइवर्ट ना हो, ये ऑथर ने अर्ज किया है। उन्होंने यही बोला है कि भैया हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे सिर्फ हम लोग ये नहीं बोलते ग्लोबल इंडेक्स इंडिया खराब रैंक आई, नहीं, और इंडिया और गवर्नमेंट जो है उसको काउंटर करती रहे, नहीं। हमारा जो सब्सटेंशियल और जो मेन इशू है वो क्या है, हंगर को हटाना, भुखमरी को हटाना। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स अंडर नरिशमेंट बताता है, हंगर रिपोर्ट नहीं बताता। तो गवर्नमेंट को अपना खुद का डेटा होना चाहिए, गवर्नमेंट खुद चेक करे कि भाई कितने इंडिया में कितने परसेंट ऑफ दी हंगर लोग रहते हैं। फिर उन्होंने एक चीज और समझाई गई, स्लो रेट ऑफ प्रोग्रेस। जब कंपेयर किया गया 2000 से 2006 और 2012 से 2012 का, तो हाँ, हम लोगों ने हंगर को एलिमिनेट किया है, इंप्रूवमेंट दिखा है, ये समझ में आ रहा। जैसे कि बताया गया कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें दिया गया कि 2006-2012 में हम लोग 37.4 से 28.8 पे हम लोग आ गए, इतना हम लोगों ने कम कर दिया हंगर। ठीक है, पहले 37.4 था, अब 28.8 है। फिर 2012 से 2021 तक हमने 28 से 27.5 कर दिया। तो हाँ, इंप्रूवमेंट दिख रहा है, बट देखा जाए तो कैसी ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ है, तो हमें थोड़ा सा इंक्रीज करनी पड़ेगी अपनी ग्रोथ को। ये चीज ऑथर ने बताई। फिर उसने बताया कि पैंडेमिक का समय आ गया, तो ये भी जो डेटा जो लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाने के लिए, या गवर्नमेंट जो डेटा बताए अपनी चीजों को काउंटर करने के, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को काउंटर करने के लिए, वो डेटा उन्होंने 2020 एट द एंड ऑफ 2020 तक बताए, लेकिन 2020 के बाद तक नहीं बताए, और सॉरी 2019 तक के बताए, मतलब प्री पैंडेमिक तक के बताए, प्री पैंडेमिक के बाद के नहीं बताए। अगर रियलिटी में प्री पैंडेमिक के बाद के बताते ना, तो और ज्यादा गंदी रैंक आती है इंडिया की, क्योंकि इस नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक में फूड सिक्योरिटी और जो न्यूट्रिशन लेवल है पूरे वर्ल्ड में अफेक्ट हुआ है, और इंडिया में सबसे ज्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, और इंडिया में स्कीम्स जो है वो भी बेसिकली क्या हुई, डिसरप्ट हुई। जैसे कि आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गए, स्कूल मिड डे मील स्कीम्स हो गई, जो एक समय पे न्यूट्रिशन फूड देता था, ये सारा डिसरप्शन क्रिएट हुआ है। और आगे चल के ये भी दिख रहा है कि अगर देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट अब कम इन्वेस्टमेंट कर रही है, किसमें, फूड में, न्यूट्रिशन में, सोशल प्रोटेक्शन स्कीम में। और बजट 2021 में देखने को मिला कि गवर्नमेंट ने सही में इन रियल टर्म्स जो न्यूट्रिशन स्कीम्स है, हंगर स्कीम्स है, मिड डे मील स्कीम्स है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स में, उसमें रियल टर्म में कट डाउन किया गया है, बजट कट डाउन किया गया है, बल्कि बजट बढ़ाने की जरूरत है। तो वही चीज ऑथर ने बोला है कि देखो, देखा जाए तो हमें ग्लोबल इंडेक्स पे लड़ना नहीं है, हमें किस पे काम करना है, हमें ग्राउंड रियलिटी पे काम करना है। हंगर है, हंगर लेवल है, हमें उस चीज को एलिमिनेट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट ऑथर सेज। मूविंग फर्दर, सो जो हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है, इट्स अबाउट द रीजन ऑफ राइजिंग इंटॉलरेंस। तो ये बता रहा है कि बांग्लादेश में अभी दुर्गा पूजा में जो वायलेंस क्रिएट हुआ, जिसमें हिंदू टेम्पल्स को अटैक किया गया, है ना, वो बहुत सारे लोगों को मारा गया। तो वही चीज बता रहे हैं कि देखा जाए तो साउथ एशियन रीजन, जैसे कि श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन चारों नेशन में, इन चारों पांचों नेशन में हमेशा से रिलीजियस इंटॉलरेंस देखने को मिला। कैसे, बाबरी मस्जिद से हम स्टार्ट करते हैं, 1992 में बाबरी मस्जिद हुई, 1993 में बॉम्बे बॉम्बिंग हुई, 2019 में ईस्टर अटैक हुआ कोलंबो में। पाकिस्तान में फ्रीक्वेंट टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं ऑन दी हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर या रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर इन दी कंट्री ऑफ आपका पाकिस्तान। ये चीज देखने को मिली। और जो
दिखता है ये जो अटैक्स होते हैं, जैसे बांग्लादेश का एग्जांपल लेते हैं, तो बांग्लादेश में देखा जाए तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, मुस्लिम है, 9% हिंदू है। तो हिंदूज के ऊपर जो एट्रोसिटीज या वायलेंस देखने को मिलता है, वो उसके दो रीजन है। पहला, या तो रिटेलिएशन। रिटेलिएशन कैसा? क्योंकि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था, तो मुस्लिम्स के अगेंस्ट हुआ था, तो बांग्लादेश के मुस्लिम्स हिंदूज के अगेंस्ट एट्रोसिटीज कर रहे थे। या दूसरा होता है क्या रीजन? बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट व्यू। कुछ मुस्लिम्स अपना एक्सट्रीमिस्ट व्यू दिखाते हैं बांग्लादेश में, जिसके चलते माइनॉरिटीज रिलीजन, मतलब हिंदूज इन दी कंट्री ऑफ बांग्लादेश, उन पे अटैक किया जाता है। अब ये बताया ऑथर ने कि देखो, कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी कंट्री को सेपरेट और किसी कंट्री को यूनाइट करने में। और ये एग्जांपल 1971 का दिया कि आप खुद देखो, बांग्लादेश और पाकिस्तान, प्रेजेंट का बांग्लादेश और पाकिस्तान, दोनों में मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन डिफरेंट कल्चर है। उसके सेम रिलीजन के बावजूद भी कंट्री डिवाइड हुई, एक अलग नेशन बना। क्यों? क्योंकि कल्चर ने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया। तो अब वही ऑथर ने बताया कि कल्चर देखा जाए तो कल्चर सेम है, तो कल्चर किसी कंट्री को सेपरेट भी कर सकता है, यूनाइट भी कर सकता है। तो एग्जाम्पल दिया कि बांग्लादेश की हम जब बात करते हैं ना, तो बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश बहुत अच्छा काम करती है इन इन कंपेरिजन टू द अदर नेशन, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, टू एलिमिनेट द रिलीजन इंटॉलरेंस। क्योंकि बांग्लादेश के मुस्लिम्स हिंदूज रिलीजन फेस्टिव्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जो वहां की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो बेसिकली गवर्नमेंट, मतलब सॉरी, जो शेख हसीना है, वो शेख हसीना उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, जो माइनॉरिटीज पे अटैक करते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है उनके ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है। और वहीं हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया जो हमेशा क्रिटिसिज्म में आती रही, क्योंकि जब भी काओ विजिलेंट वाले जो केसेस रहे, उसमें मुस्लिम्स पर अटैक किया जाता है। सीए आया, तो सीए जब इनेक्ट हुआ था, तो भैया लोगों ने यही बोला कि भाई मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। तो इंडिया देखा जाए तो इंडिया अपने आप को सेक्युलर बोलता है, बांग्लादेश वही रिलीजियस कंट्री है, वहां पर माइनॉरिटीज की ज्यादा रिस्पेक्ट है। इंडिया जहां सेक्युलर नेशन है, वहां पर माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। तो हमें ऐसे केस देखने को मिलते हैं। तो वही उन्होंने बोला है कि रिलीजियस इंटॉलरेंस को हटाना पड़ेगा और किसी को एक लीडर बनना पड़ेगा, कोई ग्लोबल लीडर इमर्ज होना चाहिए, साउथ एशियन ग्लोबल लीडर इमर्ज होना चाहिए, जो जो रिलीजन इंटॉलरेंस को हटा सके। और अब तालिबान में, जो अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आ गई, तो इट्स अ वेकअप कॉल। मतलब अब रिलीजन इंटॉलरेंस को हटाना अटमोस्ट इंपॉर्टेंस वाली चीज होनी चाहिए। मूविंग फर्दर, अ बबल ऑफ ट्रस्ट अप्रोच, तो ये जो बता रहा है, ये बता रहा है कि जो चाइना चाइना अपने मार्केट को कभी ओपन नहीं खोलता, कभी ओपन नहीं रखता, लेकिन वही चाइना के लिए हमेशा मार्केट ओपन रहता है। तो वही उससे रिलेटेड है। उन्होंने बताया कि क्वाड कैसे काउंटर कर सकता है। उन्होंने एग्जांपल भी दिया, जैसे यूएस है, तो यूएस ग्लोबल लीडर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ग्लोबल लीडर है। जापान की बात करें तो जापान हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। जब ऑस्ट्रेलिया जो है, वो क्वांटम कंप्यूटरिंग और सोशल साइबर सिक्योरिटी में काम कर सकता है। और इंडिया जो है, वो ह्यूमन कैपिटल पे काम कर सकता है। तो क्वाड ग्रुप जो है, वो चाइना का एक तरीके से क्या हो जाएगा, चाइना का एक तरीके से चाइना को काउंटर कर सकता है। ठीक है, ये चीज बताने की कोशिश की गई इसमें कि चाइना को कैसे काउंटर करना है, चाइना की इकोनॉमी को कैसे रिटेलिएट करना है। मूविंग फर्दर, सो कल नेशनल फिल्म्स अवार्ड दिए गए, और उसमें बेसिकली दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है, वो हमारे रजनीकांत को मिला है ना। रजनीकांत हैज बीन अवार्डेड दादा साहेब फाल्के अवार्ड। एंड जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है, वो धनुष एंड मनोज बाजपेयी ने शेयर किया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है, वो आपको मिला कंगना रनौत को फॉर द फिल्म ऑफ आपका मणिकर्णिका। और जो बेस्ट मूवी है, वो मिली है मराकार अरबी कार, ये मतलब पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना। प्रोनाउंसिएशन नाम या मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं मिल रहा, क्योंकि इट्स मलयाली, ठीक है, मलयाली टर्म है। जो मलयालम मूवी है है ना, इसको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। मूविंग फर्दर, सो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि फ्रॉम द पास्ट 5 years इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट है, वो 334 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दैट्स व्हाट आर डिफेंस मिनिस्टर सेज। कितना डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है? 334% से इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट 5 years। साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ फ्रॉम इंडिया, तो वही चीज बताया गया कि भाई साउथ वेस्ट मानसून का मतलब क्या है। अगर कभी भी साउथ वेस्ट मानसून टर्म आ जाए, तो इसका मतलब रीट्रीट मानसून, जो हमने पढ़ा था, जो मानसून वापस जाता है ना, तो रीट्रीट मानसून। ठीक है, तो अब साउथ वेस्ट मतलब क्या है, यही है ना, वेस्ट तो यही है। तो ये क्या है, केरला, तो केरला से जब निकलता है तो उसको बोलते क्या है, साउथ वेस्ट मानसून। मूविंग फर्दर, सो ये वाला पेज पूरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, नहीं पढ़ना है,
या सो ऑन द नेशनल न्यूज व्हाट हैपन, सो कल एक रिपोर्ट आई, जिसने रिपोर्ट ने पब्लिश की वो कौन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसने बताया कि 2020 में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो डेकेड एवरेज से भी ज्यादा है। मतलब 2011 से जो चला आ रहा है एवरेज, 11 12 सबका अलग है, तो उसका एवरेज जो निकाला गया उस एवरेज से भी ज्यादा ज्यादा CO2 का एमिशन देखने को मिला इन द ईयर 2020। लेकिन कंसर्न वाली बात यह है कि 2020 में लॉकडाउन लगा रहा, व्हीकल पोल्यूशन जो है वो कम रहा, तब भी पैंडेमिक के समय लॉकडाउन लगा रहा तब भी CO2 का एमिशन ज्यादा रहा। ठीक है, हमने स्टेप्स लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हमने काम किया, हमने स्टेबल बर्निंग पे हमने काम किया, लेकिन तब भी CO2 का एमिशन ज्यादा हो रहा है। तो ये चीज सबसे अच्छा मैटर ऑफ कंसर्न। मूविंग फर्दर, सो 2 हफ्ते पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया था टू डायरेक्ट द इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट्स ऑन द एडिबल ऑयल्स। खाने के जो ऑयल्स होते हैं, फॉर्चून सुना होगा, मतलब अ, सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, ये सारा, तो एडिबल ऑयल्स, तो एडिबल ऑयल्स के स्टॉक पर लिमिट लगानी थी। लेकिन 2 हफ्ते बाद सिर्फ यूपी अकेला स्टेट है जिसने ऑयल स्टॉक्स पर लिमिट लगा के रखी है, और किसी ने नहीं। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, ईरान टू होस्ट मीट ऑन अफगानिस्तान। सो अफगानिस्तान को लेकर, अफगानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट को लेकर, अफगानिस्तान के रीजनल कॉर्पोरेशन के डिस्कशन को लेकर, ईरान जो है अफगानिस्तान में ईरान जो है अफगानिस्तान के इशू को लेकर मीटिंग कर रहा है और अफगानिस्तान को बुला रहा है। लेकिन इंडिया को इस स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया गया, इंडिया को स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया गया। सो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया एंड फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन ऑल्सो। सो व्हाट यूएन सेड, तो यूएन ने बोला है कि अफगान्स आर फेसिंग एक्यूट फूड क्राइसिस। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अफगान्स जो है, अफगानिस्तान के नेशनल जो है, वो लोग फूड क्राइसिस फेस कर रहे हैं। दैट्स व्हाट यूनाइटेड नेशन सेज। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भैया, इकोनॉमिक न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद स्पोर्ट्स न्यूज। हाँ, स्पोर्ट्स न्यूज में ये बोल सकते हो, कल आईपीएल में वो हुआ, बिडिंग हुई और 2 नई टीम और जुड़ गई, एक लखनऊ, एक अहमदाबाद। ओनर्स का नाम याद रखना, सो एक RPSG, मतलब RP संजीव गोयन का ग्रुप, एंड द अनदर वन इज CVC कैपिटल पार्टनर्स, जो कि नीदरलैंड बेस्ड आपकी इंटरनेशनल फर्म्स है। ठीक है, वो है, तो वही चीज बताई गई। तो ये 2 नई टीम सब जुड़ चुकी हैं, तो ये जरूर नोट डाउन कर लेना अगर नोट डाउन करना भी हो तो। चलो, सो वी एंड द एनालिसिस हियर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।